नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, सुशासन का दावा करने वाले सुशासन बाबू की पोल उनके ही विधायक खोल रहे हैं और वह बता रहे हैं कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह ठीक से नहीं चल रही है। और जो बड़े अधिकारी हैं उनमें से कुछ अधिकारियों को लेकर उन्होंने कहा है कि वह शराब पीते हैं, जबकि बिहार में शराब बंदी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार के एक एसपी जो हैं वह लड़कीबाज भी हैं। और यह कहना है गोपाल मंडल का। आपको याद होगा कि यह जदयू के एक मात्र ऐसे विधायक है जो कि अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बड़बोले बयान की वजह से और अपने अजीबोगरीब हरकत की वजह से। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी है। उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार को धमकी दे दिया है और कहा है कि आप इस एसपी को यहाँ से, यानी कि नवगछिया के एसपी पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा है कि इसे आप या तो पद से हटा दीजिए या फिर हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि नीतीश कुमार के ही विधायक उन पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तर्ज पर उन्होंने भी एक यात्रा की शुरुआत की है और वो उसकी शुरुआत करने वाले हैं जो कि कल से शुरू होगी। और आज शाम को उन्होंने इसी को लेकर के एक चौपाल बिठाया है जिसमें कि वह लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, गोपाल मंडल जिस तरह से नीतीश कुमार को धमकी दे रहे हैं, आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि नीतीश कुमार को सीधे साफ तौर से सामने से धमकी दे रहे हैं? देखिए, हिम्मत क्यों बढ़ती है? जब राजा का, सुल्तान का हनक जो कम हो जाती है ना, तो उसके जो प्यादे हैं, साथ रहने वाले हैं, बोलने लगते हैं। तो गोपाल मंडल की यही कहानी है। और यकीन मानिए कि अंदर की बात में बताएं हम कि ये गोपाल मंडल अकेले उदाहरण नहीं है। आपको बहुत सारे जेडीयू विधायकों की धमकियां सुनाई पड़ने लगेगी कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम दूसरे पार्टी में चले जाएंगे, हमसे आपने जो वादा किया उसको पूरा करिए। आप इंतज़ार करिए मंत्रिमंडल विस्तार का। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उस दिन के बाद देखिएगा, जिस तरह से गोपाल मंडल इस्तीफे की धमकी दे रहे हैं, उसी तरह जदयू के बहुत सारे विधायक जो है आपको इस्तीफा की धमकी देते हुए नजर आएंगे, कुछ पाला बदलते हुए भी नजर आएंगे। सर, तो आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि वह धमकी देने लगेंगे और नीतीश कुमार ने कौन सा उन्हें वादा कर दिया है जिसके पीछे वह शांत बैठे हैं और उनके विधायक सामने से आके धमकियां देंगे? देखिए, जब कोई साम्राज्य बचाने की बात होती है, कोई सत्ता बचाने की बात होती है, तो उस समय लोग बहुत तरह के वादे करते हैं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। अगर राजनीतिक भाषा में बात करिए तो आपको हम मंत्रिमंडल में ले लेंगे, आपको हम लोकसभा का टिकट दे देंगे, आपके लिए हम दूसरे रास्ते खोल देंगे। ये तमाम तरह के वादे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सियासत में इस तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन हर वादा पूरा हो वो उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो वादा पूरा अगला आदमी जो वादा कर रहा है, यानी नीतीश कुमार जो वादा कर रहे हैं, वो पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अब उनके पास लोकसभा की कितनी सीटें होगी वो तो अभी वो भी नहीं जान रहे हैं। ये तो बातचीत की चीज़ है। कहा जा रहा है कि सीटें कम मिल रही है नीतीश कुमार को। आपके ही चैनल पर चला है कि ये 12-13 सीटें ही मिलेगी। तो किसको किसको बांटेंगे टिकट, किसको किसको मंत्री बना देंगे? मंत्रिमंडल विस्तार की भी एक सीमा है, उसी सीमा में आपको बनना है मंत्री। तो जो वादा हुआ है वो हर वादा पूरा कोई नहीं कर पाता है। लेकिन सवाल है कि जब किसी का लीडर, नेतृत्व करता ही जब कमज़ोर पड़ जाता है, तब विधायकों की या उसके मातहत जो लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, वो तरह तरह की बात करना शुरू करते हैं। तो गोपाल मंडल तो एक झांकी मानिए आत्मजा जी, ये एक झांकी है गोपाल मंडल। लेकिन आप देखिएगा कि इसके पीछे और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी धमकियां मिलने शुरू होगी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सर, अगर गोपाल मंडल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या लगता है कि उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या झांसे या वादे किए होंगे? देखिए, गोपाल मंडल शुरू से बोल रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। वो भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हमको भागलपुर से चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं है उम्मीदवारी का फैसला लेना। और जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं वो, नीतीश कुमार इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। लाख कमज़ोर हो गए हो नीतीश कुमार, लेकिन पब्लिकली अगर कोई बात कही जाती है तो नीतीश कुमार इसको बहुत ही निगेटिव सेंस में लेते हैं, चाहे कोई भी हो। चिराग ही जो बात बोलते हैं पब्लिकली या पार्टी के खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ, तो ये सब चीज़ें उनको बुरा लगता है।
अब ये उनका स्वभाव है, नेचर है, इसी हिसाब से वो राजनीति करते हैं। तो गोपाल मंडल पब्लिकली जो बोल रहे हैं वो संभव, अब तो उनके लिए दिक्कत है कि अब तो होना ही नहीं, उनको टिकट मिलना ही नहीं मिलना है। अब देखिए नीतीश कुमार क्या सियासत करते हैं, कोई मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जिस नेता का नाम मीडिया में चल गया तो समझिए कि उसका मंत्री में आना एकदम मुश्किल है। वो बिरले होंगे जिनका नाम आ जाता होगा। उसमें विजेंद्र यादव, नरेंद्र यादव की बात अलग है, लेकिन जो उससे कम लेवल के नेता हैं उनका तो पत्ता कटना ही कटना है। तो नीतीश कुमार इस तरह की राजनीति करते हैं। तो गोपाल मंडल ने जो बात कही, भागलपुर से उनको चुनाव लड़ना है, वो तो कहते हैं कि हमको इधर से नहीं मिलेगा, हम दूसरे तरफ से चल जाएंगे। और जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें भी बहुत सारा खेल हुआ, उन्होंने खुद ही स्वीकार करते हैं कि हमको लालू यादव का फ़ोन आया था। तो चीज़ें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई है। फ्लोर टेस्ट के बाद बहुत सारी कहानियाँ सामने हैं। उसमें ये कहानी यही है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया वो हर वादे को पूरा करना संभव नहीं है। तो दिक्कत तो आएगी नीतीश कुमार के सामने, और गोपाल मंडल ने उसकी झलक दे दी है। सर, आपको लगता है कि गोपाल मंडल की तरह आने वाले समय में जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा तो जीतन राम मांझी भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले ही कैबिनेट में ज़्यादा मंत्री पद की मांग कर रहे हैं? देखिए, हाँ, आपका कहना, आप सवाल भी बहुत जायज़ सवाल है कि जीतन राम मांझी क्या करेंगे अगर एक मंत्री पद उनको नहीं मिला। लेकिन फ्लोर टेस्ट के बाद जो सिचुएशन बना है, देखिए अब देश में जो है चुनाव का माहौल बन रहा है, लोकसभा चुनाव की तरफ चीज़ें जा रही है। और अभी प्राथमिकता मंत्री पद नहीं है जीतन राम मांझी के लिए, अभी प्राथमिकता है कि उनको कितनी सीटें लोकसभा के लिए लड़ने के लिए मिल जाए। गया सीट तो उनके बेटे को लड़ना है, करीब करीब ये तय है, और भी सीटों की डिमांड हो रही है। तो अभी उनका फोकस लोकसभा चुनाव होगा कि लोकसभा चुनाव में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लें, अपने लिए कोई सम्मानजनक सीट, चाहे वो गवर्नर का पद हो या कोई और पद हो, इसका एक वादा करवा ले अगर हमको सीटें कम दी जाती है। तीसरे पायदान पर ये मंत्रिमंडल वाली बात है कि भाई हमको एक मंत्री पद और दीजिए, ये बात आएगी। लेकिन पहला फोकस जीतन राम मांझी का अभी यही होगा। देखिए, जीतन राम मांझी ने उसको ट्विस्ट भी किया था इस अपने बयान को कि हमारा काम है मांगना, देना तो अगले का काम है, लेकिन हम एनडीए से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। सर, अब दूसरे मुद्दे पर अगर आए तो देखा जा रहा है कि जब से नीतीश कुमार तेजस्वी से अलग हुए हैं, शायद वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्टिव हो गए हैं पहले के मुकाबले। अब यात्राएं भी करने लगे हैं और उसकी शुरुआत कल से होने वाली है। और आज उन्होंने एक चौपाल भी आयोजित किया है जिसमें वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। तो क्या प्लान होगा तेजस्वी यादव का? यह यात्रा किस चीज़ के लिए है? तेजस्वी का प्लान बहुत क्लियर है। 17 साल बना 7 महीने, और उसी को वो फोकस करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें शुरू हो रही है, जैसा आपने जिक्र किया। आज चौपाल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो इसलिए हुआ कि जो यूथ वोटर है बिहार का, हम बराबर कहते हैं कि जो यूथ वोटर है वही बिहार की सियासत को तय करेगा 2024 के चुनाव में। नरेंद्र मोदी इसके एक्सपर्ट हैं। परीक्षार्थी से मिलना, एग्ज़ाम देने वाले लड़कों से मिलना, युवाओं के नौकरियों के बारे में मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये करते रहते हैं। उसी की एक झलक तेजस्वी यादव देना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो चौपाल लगाया आज उन्होंने, और लोगों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, बिहार में क्या चाहते हैं, कैसा बिहार हो, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे रोज़गार बढ़ेगा, किस तरह का रोज़गार होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें से इंटरेक्ट सोशल मीडिया पर उन्होंने किया। और कल से जो वो निकल रहे हैं जन विश्वास यात्रा में, लोगों को यही बताने के लिए कि अपने कार्यकाल में उन्होंने युवाओं के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, और ये कोशिश की कि हर आदमी जो दुखी है, परेशान है, उनकी समस्याओं को मैं सुनूं। तो चूँकि चुनाव सामने है तो उनको तो निकलना ही यात्रा में, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद वो यात्रा पर निकल गए हैं। चूँकि समय कम है लोकसभा चुनाव में, नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो उन्होंने अपनी यात्रा ताबड़तोड़ शुरू कर दी। और जो नाम बताया आपने, जन विश्वास यात्रा के तहत भरोसा जीतने की, चूँकि बिहार के सियासत में कहता हूँ कि भरोसे का ही संकट है, विश्वास का ही संकट है, तो नाम ही इसका ड्राफ्ट किया गया है जन विश्वास यात्रा। जनता का विश्वास जीतने के लिए तेजस्वी यादव जा रहे हैं। कितना रिस्पांस मिलता है, आज से ये यात्रा शुरू हुई है, कितना रिस्पांस मिलता है देखिए। लेकिन जो अपना कैडर है उनका, जो भी नेता हैं जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, उनको लगता है कि ये एक सही फैसला है तेजस्वी यादव का। उनको पब्लिक के बीच रहना चाहिए, और जो चुनाव आ रहा है उसमें डट के मुकाबला करना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस जन विश्वास यात्रा का क्या आने वाले चुनाव में तेजस्वी को फ़ायदा मिलेगा, और अगर फ़ायदा मिलेगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा तो मिलता ही है ना। कोई नेता अगर अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाता है, अपने समर्थकों के बीच जाता है, जनता के बीच जाता है, अपनी बात रखता है, अपनी उपलब्धियों को बताता है, तो जनता भी कन्विंस होती है कि नहीं, अगला आदमी सही बोल रहा है।
अगला आदमी गलत बोल रहा है वो तो जनता तय करती है उसी समय। तो अपनी बात को रखनी है तेजस्वी यादव को, तो अपनी बात रखने जा रहे हैं कि हमने भाई अच्छा काम किया है, हमने रोजगार दिया है, शिक्षकों को रोजगार दिया है, हेल्थ सेक्टर में रोजगार दिया है। भले अब नीतीश कुमार भी वही बात कर रहे हैं कि हमने भी दिया, तो ये तो जनता तय करेगी कि रोजगार किसने दिया, शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे हेल्थ के क्षेत्र में। लेकिन अपनी बात रखने तेजस्वी यादव जा रहे हैं। अगर उनके समर्थक कन्विंस होते हैं या युवा वोटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कन्विंस होते हैं तो स्वाभाविक है आरजेडी का वोट बैंक बढ़ेगा। अगर नहीं होते हैं तो जैसी जो उसका वोट बैंक जो पावर है, जितने लोग जुड़े हुए हैं आरजेडी के साथ या महागठबंधन के साथ, वो लोग मोबिलाइज होंगे कि भाई मेरा नेता फील्ड में आया है, हमारी बात कर रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ से आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है उन उम्मीदवारों को लग रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सभाओं में हम ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लेके चले जाएंगे, उनके रैली को सक्सेस बनाएंगे तो मेरा नंबर बढ़ेगा और हमको टिकट मिलने का संभावना बढ़ेगा। तो समझिए कि जन विश्वास यात्रा का एक टारगेट ये भी है कि उन उम्मीदवारों की काबिलियत की, क्षमता का और उसकी हैसियत का टेस्ट करना। तेजस्वी यादव टेस्ट करेंगे कि आपको ताकत कितनी है। हमने तो खुद आपके क्षेत्र में जाके देख लिया कि आप कितने पायदान पर खड़े हुए हैं। तो उन उम्मीदवारों के लिए भी एक टेस्ट है ये कि तेजस्वी यादव के सभा में कितने लोगों को लेके आते हैं, कितना बड़ा वहाँ पर इवेंट करा पाते हैं। तो तेजस्वी यादव इस हिसाब से एक ग्राउंड लेवल पर फीडबैक भी ले लेंगे कि पर्टिकुलर सीट पे किसको टिकट देना चाहिए, किसको टिकट नहीं देना चाहिए। ये इस यात्रा से उनको फैसले लेने में सहूलियत होगी तेजस्वी यादव को। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार की राजनीति में गोपाल मंडल के तरफ से जिस तरह की चीजें देखने को मिली है वह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब यह बात सामने निकल कर आती है कि नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट से पहले अपने कुछ विधायकों को, या यूं कहे कि सारे विधायकों को, उनके मन के अनुसार उनकी मांगे पूरी करने को लेकर के वादा किया था। और अब कहीं ना कहीं उन विधायकों को ऐसा लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है, तो अब वह खुलेआम नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके सामने जाकर इस्तीफे तक की बात कह रहे हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इस तरह की मांगे और इस तरह की धमकियां और ज्यादा देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वह चाहते हैं कि युवा वोटर्स जो हैं उनसे इंटरेक्ट करें और उन लोगों के विश्वास को कैसे जीते, इस पर वह काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का यह जो यात्रा है वह कितना सफल होगा और इसका लाभ क्या उनको आने वाले चुनाव में मिलेगा? आप अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।